सीरीज कितने पेज की होनी चाहिए? देखिए रेकमेंडेड तो है 1 पेज राइट। लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू ग्रो अप जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हो गया अपनी जाहिर बात है इतनी चीज़ें सारी चीज़ों को एक पेज में लाना मुश्किल हो जाता है तो एज यू ग्रो इट कुड बी 2 पेज मैक्स बट अगर आप अर्ली स्टेजेस में हैं तो 1 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं यू डोंट नो वेदर यू आर द फर्स्ट कैंडिडेट और द लास्ट। व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू इमेजिन दैट यू आर द लास्ट पर्सन। नाउ अगर आप आखिरी बंदे हैं तो आपको ये करना है कि मेरे पास बहुत कम अटेंशन स्पैन है इनका इनको मुझे कुछ ऐसा कहना है कि ये इनकी इंगेज हो इनकी दिलचस्पी बढ़े इनको लगे कि हाँ यार ये बंदे में दम है सुनो इसकी। ये अच्छी चीज़ है मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है मेरा मोटो भी है कि इफ़ यू वांट इन ऑर्डर टू ग्रो यू नीड टू हेल्प अदर्स ग्रो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हुसैन सफदर और आज इस पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मुर्तज़ा भाई जो कि 15 साल का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस लेकर आएंगे और आपसे बात करेंगे इंटरव्यू स्किल्स के बारे में कि इंटरव्यू प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कौन कौन से फंडामेंटल्स कौन कौन सी बेसिक्स हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो सारी बात इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आप एक बड़ा एचआर मैनेजमेंट का एक बड़ा वेल्दी एक्सपीरियंस लेकर आए हैं इस इंटरव्यू में और मैं बड़ा खुश हूँ कि आपके साथ आज बात करके इंटरव्यू स्किल्स का जो पर्पस है, आज का जो टॉपिक है हमारा, तो इसको बात करके आगे इसकी जो जो इंसाइट्स हैं, जो जो रियलिटीज़ हैं इंटरव्यू स्किल्स की, थोड़ा सा इसकी नॉलेज लेकर लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन आपका कि आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं शेयर कर सकूँ नॉलेज। मैं तो अभी खैर अपने आप को क्लेम नहीं करता कि कोई मेरे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आई एम लर्निंग अगेन द फील्ड ऑफ HR इज़ वेरी न्यू इन पाकिस्तान, सो यू नो I am not in a position to claim that I know much about it, but जो थोड़ा बहुत मुझे पता है ज़रूर I would like to share with you and your audience। जो HR का जो परसेप्शन बाहर मार्केट में है वो हायरिंग पर है, ठीक है। और हायरिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है इंटरव्यू की। तो जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है, कौन कौन सी टिप्स होती हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं, कौन कौन सी अदर स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरह हायरिंग होती है, हायरिंग मैनेजर का माइंडसेट क्या होता है हायरिंग करते वक्त, उस वक्त मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल होते हैं, तो कुछ तो नर्वस हो जाते हैं, कुछ बड़े कॉन्फिडेंटली प्ले करते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ऑल्दो दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे आर वेरी गुड विद देयर एकेडमिक्स एज वेल। तो आपकी नज़र में ये इंटरव्यू स्किल्स का मतलब क्या है, इंटरव्यू का मतलब क्या है, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंटरव्यू क्यों लिया जाता है उसकी देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोजीशंस होती है, राइट। HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है, सब जगह पे लोग काम कर रहे होते हैं। तो कोई पोजीशन होती है जिसकी वजह से जो है वो जॉब एडवर्टाइज होती है, जिसके अगेंस्ट में एप्लीकेशंस आती है, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है और उसके बाद कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है सो दैट द डिपार्टमेंट हेड अलॉन्ग विद HR and with one more person from some other function can interview the person to find out if that person is a good fit for the organization, for the department and for that position. परफेक्ट सर, जब बच्चे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यू की कॉल इज सेकेंडरी थिंग, द प्राइमरी थिंग इज दैट दे सेंड देयर CVs टू द ऑर्गेनाइजेशंस। तो कुछ लोग CVs के बाद फिल्टर होने के बाद इंटरव्यू तक आते हैं। तो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आपने अपने एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस की है कि जो कैंडिडेट करते हैं जिनकी वजह से वो इंटरव्यू तक पहुंच नहीं पाते? बहुत अच्छा सवाल है ये और ये जो है मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपके तवज्जुह से ये लोगों तक बात पहुंच जाएगी कि वो ये अवॉइड कर सकें। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अप्लाई कर रहे होते तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं होती कि आप उनसे सवाल कर सकें कि जी आपको कैसा चाहिए क्या। तो आप करते क्या, आप करते ये है कि यू नीड टू फोकस, रीड एंड री-रीड द जॉब एड कि what exactly do they want they are looking for, yes what is they are looking for and thankfully अब जो जॉब एड्स होती है they are very clear in terms of you know they have a brief about what the organization is, what the position is about, what
the position would be required to do, what kind of job skills would be required, what education background they require. So these are a few things which are mentioned in the job ad, not in entirely but briefly. So now it's your job to read and reread. Also, you know, even now small companies have their websites. Go to the website, try to find out, you know, what do they do, you know, what would be the department would be doing for this, you know, for where the position is going to be placed, and what the position would be doing. You know, आजकल तो WhatsApp का ज़माना है, LinkedIn का ज़माना है, Facebook का ज़माना है, नेटवर्किंग का ज़माना है. आपको कोई एक तो ऐसा लिंक मिल ही जाएगा जो किसी ना किसी को उस ऑर्गेनाइजेशन में जानता हो, लिंक करता हो, या कोई ऐसा मिल जाएगा जो किसी को जानता होगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन में. तो आप इस चीज़ को यूज़ करें, इस चीज़ को यूज़ करें, नेटवर्किंग को यूटिलाइज करें और कोशिश करें कि किसी को करें. और उनसे ये नहीं पूछना यार इंटरव्यू में क्या सवाल किया जाए, नहीं, आपने ये नहीं पूछना. आपने ये सब पूछना है उनसे, कैसी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ये पोस्ट आई है, ये डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, अच्छा आपको क्या लगता है ये पोजीशन पे क्या काम करना होगा. ट्राई टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन. इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है. हाँ, अगर आप ये कहेंगे यार तुम किसी को जानते हो, मेरा नाम करवा देना, मेरा ज़रा करवा देना, मैं CV भेज रहा हूँ, तो ये गलत हो जाए. ये मत करें. आप उनसे पता करें जेन्युइनली कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करती है, किस तरह के लोगों को कहाँ आपके यहाँ पे है, वो क्या चीज़ को इम्पोर्टेंस देती है ये ऑर्गेनाइजेशन. फिर आपने अपने CV पे काम करना है. देखिए, एक होता ये है कि एक तो आपने जनरल CV बना दी, उसको आपने किसी भी पोजीशन के लिए कर दिया, ऑब्वियसली, बट दैट वुड डिक्रीज योर चांसेस ऑफ बीइंग शॉर्टलिस्टेड. कोशिश ये करें कि आप अपनी जो CV है उसको कस्टमाइज करें कि क्या पोजीशन में क्या चाहिए, उन चीज़ों को टॉप पे रखें. इसी तरह है कि जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे तो जो टी-शर्ट सामने नजर आ रहा होगा आप उसको देखेंगे ना, वरना तो पता नहीं स्टॉक में कितनी वैरायटी होगी, लेकिन जो आपको नजर नहीं आ रहा वो आप चूज कैसे करेंगे. बिल्कुल. इसी तरीके से CV पे जो नजर नहीं आ रहा तो बंदे को शॉर्टलिस्ट कैसे करें. सही. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी CV जो है वो उस चीज़ को कैप्चर कर रही है कि उस जॉब की. और दूसरी चीज़, CV को साफ सुथरा रखें. जैसे हम कोशिश करते हैं ना कि हमें कपड़े इस्त्री किए हुए हो, धुले हुए हो, मुँह हाथ धुला हो, ये सारी चीज़ें हम इंश्योर करते हैं. इसी तरीके से आपकी CV भी इसी तरह से साफ सुथरी होनी चाहिए. जब कोई देखे तो उसे लगे कि अच्छा ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये एजुकेशन है, अच्छा ये इन्होंने काम किया है, ये अभी करंट यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ किया है, ये चीज़ की. क्योंकि देखिए, अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों लोग तो किसी पोजीशन पे अप्लाई कर रहे होंगे. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट समवन फ्रॉम HR, their job is to, you know, kind of like go through all the CVs. But obviously एक कैपेसिटी होती है ह्यूमन बीइंग की. अब उसमें फॉर एग्जांपल 300 CVs आई हुई है और वो रिव्यू कर रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी ऑफ रिव्यू भी डिक्रीज होना शुरू हो जाए. तो वो क्या करेंगे, उनको तरह से सोचे. उन्होंने कुछ चीज़ें अपने पास लिखी हुई होगी, कुछ उनके पास कुछ की एट्रीब्यूट्स होंगे जो उन्होंने अपने पास नोट डाउन किए होंगे. क्या ये CV में नज़र आ रहे हैं? कुछ की स्किल्स होंगी, कुछ की वर्ड्स होंगे. फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंस की पोजीशन है तो एक्सेल स्किल्स, एनालिसिस, कंप्यूटेशन, you know, right. Data, huge data, right. And so on and so forth. So they would be looking for those skills, those keywords from, right. And they would be looking कि अच्छा ये काम किया है, ओके ठीक है. अकाउंट्स की जो जॉब है, अकाउंट्स की है. अगर अब वो अकाउंट्स की जॉब है और आपने किसी ज़माने में सेलिंग का काम किया था, अब वो टॉप पे सेलिंग है और नीचे कहीं पे अकाउंट्स है, तो आप खुद सोचे कैसे होगा. सही. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपने उसको ठीक कर लिया तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. एक मैं आपको मिसाल देने की कोशिश करूँ, मैं जिस वक्त तो मैं अपने इनिशियल स्टेजेस में कर रहा था, तो मैं पाकिस्तान चौक का, आपने अगर नाम सुना हो, कराची का, वहाँ जाके पेपर मार्केट से मैंने एक तो वाइट पेपर जनरली यूज़ करते हैं, मैंने एक हल्का सा एक येलोइश या ऑरेंज कलर का मैंने पेपर लिया था. मैंने अपने जहन से ये सोचा था कि कुछ किस तरीके से मैं अपने आप को डिफरेंशिएट करूँ. ऑब्वियसली उस वक्त मेरे जैसे और भी हज़ारों थे, मैंने यही सोचा. तो मैंने कहा चलो कम से कम एटलीस्ट CV को तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए. तो वो पेज डिफरेंट था. और आपने पेज की क्वालिटी पे काम किया था. पेज की क्वालिटी और पेज का कलर वो डिफरेंट था. वाइट नहीं था, वो ऑरेंजिश था, हल्का सा. लेकिन ऐसे भी नहीं कि वो ब्राइट ऑरेंज, जिसको ल्यूमिनर कलर कहते हैं, पता नहीं क्या, ऐसा भी नहीं, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा फर्क था.
और आप यकीन करें, यू नो, आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, आई गॉट माई second job. When I got my second job, I also interviewed in some other organization, but I was not selected. But after 1 year, I received a call from the same company. And when I went there, the hiring manager and who became my boss said that, you know, मुझे तुम्हें पता है तुमने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था? मैंने कहा जी सर मैंने दिया था। कहते उस वक्त कहते हैं हमने एक और चीज़ा हायर कर लिया था। कहते उस वक्त लेकिन मैंने तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया था। और अब जब मैं वापस कर रहा था ना, जब मैं कह रहा था कि यार मुझे बंदा हायर करना है, तो मुझे याद आया कि मैंने कहा यार वो एक जो है ना वो पीले कलर का पेपर था, वो बंदा बहुत ज़बरदस्त था। तो मैंने पता है मैंने कहा यार वो निकाल लो ढूंढ के, और वो CV निकाली। तो Yes. I only thought, I never knew that it would work, but it actually worked. It actually works. अगर मैं आपके पॉइंट्स को समराइज करूँ तो सबसे पहले जो आपने बात की कि CV जनरल ना भेजें, ठीक है, कस्टमाइज करें, प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट्स है वो कीवर्ड्स यूज़ करके प्रॉपरली भेजें। दूसरी बात आपने कही कि CV को नीट एंड क्लीन रखें, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपकी चीज़ें हैं वो बड़े साफ सुथरे और तरीके से बयान करें। साफ होनी चाहिए, क्लटर्ड नहीं होनी चाहिए CV ना। पता होना चाहिए अगर आपने 3-4 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो पोजीशन, टाइटल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कब से कब तक, बिल्कुल, ये 3 चीजें तो की है जो कोई भी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने वाला देखेगा। उसके बाद की अकाउंटेबिलिटीज। अच्छा, की अकाउंटेबिलिटीज में भी मैं आपको बताऊं कि लोग करते क्या है, की अकाउंटेबिलिटी 3 से 4-5 मैक्सिमम रखे। मैं देखता हूँ लोगों ने सफ़े भरे हुए थे, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो है 4-4 पेज रीड करे। सर सीरीज कितने पेज की होनी चाहिए? देखिए रेकमेंडेड तो है 1 पेज, राइट, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू ग्रो अप, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हो गया, जाहिर बात है इतनी चीज़ें, सारी चीज़ों को एक पेज में लाना मुश्किल हो जाता है। तो एज यू ग्रो इट कुड बी 2 पेज मैक्स, बट अगर आप अर्ली स्टेजेस में हैं तो 1 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही सर, बड़ा अच्छी तरह आपने बताया कि जिस तरह लोग इस बेसिस पे लोग इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाते। ठीक है, चले ये चीज़ें क्लियर हो गई, कैंडिडेट इंटरव्यू तक पहुँच गया। एक हायरिंग मैनेजर के पास बड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो अब कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आपने देखी है कैंडिडेट में जिनकी वजह से हायरिंग मैनेजर उन्हें हायर नहीं करते और वो बहुत मैटर करती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यू डोंट नो वेदर यू आर द फर्स्ट कैंडिडेट और द लास्ट। Obviously, like I said earlier, that generally a max of, depending on the organization, a max of 5 to 20 candidates are called in for interviews. Now, even if someone is interviewing 5 candidates a day, you can imagine that it's a great task, and they are doing along with their other duties. So, if you are the first one, then you are lucky you. But if you are the last one, then you need to understand that the person is now almost fatigued, exhausted. Yeah. So when you go for an interview, imagine that you are the last person. Now अगर आप आखिरी बंदे हैं तो आपको ये करना है कि मेरे पास बहुत कम अटेंशन स्पैन है इनका, इनको मुझे कुछ ऐसा कहना है कि ये इनकी इंगेज हो, इनकी दिलचस्पी बढ़े, इनको लगे कि हाँ यार ये बंदे में दम है, सुनो इसकी। ये ना हो कि वो अच्छा ठीक है एक के बाद दूसरा सवाल करके ख़त्म कर। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब आपने ये करना है कि उनकी वो अटेंशन लेनी है, उनको इंगेज रखना है, तो आप क्या करेंगे? आप उनसे की चीज़ें शेयर करेंगे। आप अच्छा, ये नहीं है कि आपने पूरी ज़िंदगी की स्टोरी सुनाना शुरू कर दी, मैं जी ये था तो फिर मैंने ये सवाल, मैंने इस स्कूल में पढ़ा, फिर मैं इस कॉलेज में गया, फिर मैं यहाँ पे उन टीचर ने पढ़ाया, मुझे मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे लगते थे, और फिर मैंने बैचलर्स किया तो मैं इस यूनिवर्सिटी में इस तरह जाता था, मेरे वहाँ दोस्त थे और ये, और मैं पता नहीं, मतलब लोग इतनी पूरी एक कथा कहानी शुरू कर देते हैं। ये नहीं करनी आपने, बिल्कुल बड़ा जैसे हम नहीं करते कि बुलेट्स में बताना है, अपने इसी तरह बुलेट्स में बताना है आपको जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं। क्रिस्प एंड क्लियर कम्युनिकेशन इज़ द की, ठीक है ना। और जो 2 चीज़ें हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक सवाल जो है वो जनरली होता है कि जी कैन यू टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, अब इसको लोग कहते हैं यार CV सामने तो है, हम उससे क्यों पूछ रहे हैं यार, जान छुड़ाने वाली बात है, ऐसे ही टाइम। लेकिन ये बहुत की सवाल है। ये बेसिकली ये इसको कहते हैं वो 2 मिनट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं कि अगर आप किसी लिफ्ट में चले गए और कोई CEO है, अब वो 20 सेकंड है, इसमें आपने CEO को सेल करना है, ये वो वाला सवाल है। ये बहुत की है, इसको लोग जो है ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते हैं और अनयूटिलाइज
कर देते। इसमें ये कहानियाँ शुरू कर देते। कहानी नहीं करनी, आपने इसमें चीज़ें बतानी है क्लियर कि जी क्यों, वाई यू आर द राइट पर्सन। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें आपने की है, कौन सी ऐसा एजुकेशन है आपके पास, कौन सी ऐसी स्किल है आपके पास, क्या एटीट्यूड ऐसा है आपके पास जो दैट मेक्स यू द राइट पर्सन फॉर द जॉब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें लोग मार खा जाते हैं या they are not prepared enough is tell us something about what are your strengths and what are your weaknesses. The most horrible questions like बाकी एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि ये सवाल ऐसा है कि ये सवाल डिपेंड करता है अपनी सेल्फ डिस्कवरी पे। बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या बल्कि मैं कहूँगा बहुत सारे लोग सेल्फ डिस्कवरी की मार खाते हैं और उनको नहीं पता होता, वो अपने आप को इतना एनालाइज नहीं करते या वो इतना अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते कि वो इसको ईजिली हासिल कर पाए। तो वो शायद मैंने ये भी देखा है सर कि सर वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस इंटरनेट से पढ़ के आते हैं और exactly, किसी और की बता देते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर आप तो यहाँ जेन्युइन रहे। देखिए जैसे आपने कहा ना, जो आपने वर्ड यूज किया सेल्फ रिफ्लेक्ट, आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। आपको पता होना चाहिए जेन्युइनली कि भाई आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। अगर मैं जब HR में गया तो मुझे था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कर सकता हूँ, मतलब पीपल स्किल्स। HR के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? अच्छा कि कहते हैं कि जी HR के अंदर तो सिर्फ जो ना बोलना आना चाहिए, विच इज़ अ वेरी मिसकंसेप्शन। HR के अंदर यू हैव टू बी गुड विद नंबर्स, बिकॉज विदाउट नंबर्स देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है ना, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई एक ऑथर है वो भी किताब लिख रहा है तो आपने देखा होगा 1 मिलियन सोल्ड हुई है, तो उसमें भी नंबर्स हैं। पैसे कितने रखने हैं ये भी उसको देखना है, पेजेस कितने होने चाहिए ये भी है, ये सब नंबर्स तो है ही है, उसके बगैर तो काम ही नहीं है। तो I knew I was good in numbers because I used to do part-time accounting jobs. ठीक है। अच्छा I knew that I'm good with people, कि मैं उनसे लोगों से बात कर सकता हूँ। ठीक है ना। अगर आप लोगों से बात ही नहीं कर सकते तो फिर आप HR में या आप मार्केटिंग में या फिर आप सेलिंग में कैसे जाएंगे? आप नहीं जा सकते। ठीक है। फाइनेंस वाले लोगों को आपने देखा होगा जनरली दे आर इंट्रोवर्ट। ठीक है ना। मार्केटिंग या सेलिंग में उनका तो काम ही एक्सट्रोवर्ट है, वो तो बोलना ही उनका काम है। अगर वो इंट्रोवर्ट है तो वो बेचारे कैसे सर्वाइव करेंगे? तो ये आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी वीकनेस क्या है और उसको ओवरकम कैसे करना है। देखिए इंटरव्यू ये नहीं जानने चाह रहा कि एक्चुअली आपकी वीकनेस क्या है, कि मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता, 100 किलो का वजन नहीं। आप बेसिकली वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने सेल्फ अवेयर है अपने बारे में कि ये मेरी वीकनेस है और इसको मैं इस तरीके से ओवरकम कर रहा हूँ। तो अपनी वीकनेस बताने के साथ साथ हमें ये भी इंक्लूड करना चाहिए कि मैं इसको ओवरकम कैसे कर रहा हूँ। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ वीकनेस बता दी तो मतलब ये थोड़ी ना बताना है। मतलब फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि आप एक मोबाइल सेलर हैं और आपसे जाके कोई कहे कि जी ये मोबाइल को बेचना है, देखिए इसकी स्क्रीन तो छोटी है, देखिए इसकी तो रैम भी कम है, देखिए इसकी तो रोम भी कम है, तो नहीं पता ना। आप क्या कहेंगे? देखिए इसकी स्क्रीन छोटी है लेकिन इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास है। दूसरी की ये मोबाइल है, इसकी स्क्रीन बड़ी है लेकिन ये इस ग्लास टूट जाएगा, इसमें गोरिल्ला ग्लास नहीं है। अच्छा अब इसके अंदर आप रैम अगर आप मैं कहूँ कि आपको लगता है ये कम है लेकिन इसका प्रोसेसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रखी हुई है, तो अगर आप इस मोबाइल की 2 GB की रैम के साथ यूज़ करेंगे अगर ये मोबाइल और इस जो मैं आपको दे रहा हूँ इसके 2 GB, इसकी परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें पुरानी बेसिकली ये वो चीज़ है जो आपने बतानी है कि जी यस ये वीकनेस है लेकिन इसको मैं ओवरकम कैसे कर रहा हूँ या मैं किस तरह से दूसरों से बेहतर हूँ। सारा मकसद यही है ना, व्हाई आई एम द राइट। मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया है, करेक्ट मी अगर आपने भी अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ नोट की हो कि कुछ लोग अपनी वीकनेस को का वर्ड एक यूज़ करते हैं कि आई एम अ परफेक्शनिस्ट। तो क्या ये बोलना सही है या नहीं? देखिए मेरे हिसाब से ये जो है ना बेहतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए परफेक्शनिस्ट की डेफिनेशन क्या है? टू द डॉट जब तक कोई चीज़ नहीं होगी, जब तक उनको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी ना कि यार ये बेस्ट, वो आगे नहीं जाने देंगे। अब आप ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेडलाइंस होती है, अब उसमें तो उनको चीज़ें चाहिए ना। अगर आप कहें मैं परफेक्शनिस्ट हूँ तो वो कहेंगे अच्छा फिर तो आप चीज़ें लेके बैठ जाएंगे। अगर मैं आपको कहूँगा ये रिपोर्ट बनाया तो जब तक आपको रिपोर्ट में वो पूरी बॉर्डर्स ठीक नहीं होगी, उसकी रोज और कॉलम की स्पेस ठीक नहीं होगी, आप रिपोर्ट ही देंगे यहाँ तो मुझे तो CEO को प्रेजेंट करना है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन। अब अगर परफेक्शनिस्ट की बात करूँ मैं, अगर फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस की कार डिजाइनर है, वो ये कहे ना जी आई एम अ परफेक्शनिस्ट, तो वो कहेंगे ओह यस
दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ये वीकनेस नहीं, ये तो स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो इट वेरीज फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन कि कहाँ पे आपने वो परफेक्शनिस्ट वाला चीज को यूज करना है। बिल्कुल। एक और चीज मुझे बताएं कि इंटरव्यू कौन कौन सी चीज़ें हैं, लाइक व्हाट आर द एब्सोल्यूट डोंट्स ऑफ द इंटरव्यू, कि ये आपको नहीं करना एनी कॉस्ट, चाहे वो कोई ड्रेसिंग की बात हो रही हो, चाहे वो कोई पर्सनल हाइजीन की बात हो, चाहे वो कोई कम्युनिकेशन का कोई एक जार्गन हो या कोई एक वोकैबुलरी हो। तो कौन से कुछ अगर आप स्पेसिफाई कर दें कुछ बुलेट पॉइंट्स में 3 या 4 कि दीज आर द एब्सोल्यूट डोंट्स दैट द मैनेजर और द इंटरव्यूअर विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज 3 or 4 थिंग्स। ओके, बहुत अच्छा सवाल है ये। हमारा वो कहते हैं ना कि जी पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब वो डिबेटेबल है, कुछ कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, सच्ची बात है, ऐसा नहीं भी है। आप वंस देखिए व्हाटएवर इज योर इंप्रेशन, किसी ने बहुत अच्छा इंप्रेशन दे दिया, उसको जॉब मिल गई, बाद में जब गया तो फिर एग्जैक्टली अब क्या उस इंप्रेशन की बेस पे क्या उसको चलाते रहेंगे? नहीं, अगर वो इफ यू आर नॉट वर्किंग द वे you know you have to work, then obviously they will let you go. So it's true and it's not true at the same time. ठीक है, but when you are going for an interview तो एक फर्क तो पड़ेगा ना। अगर एक शख्स आया है जिसके बाल बने हुए हैं, हेयर कट हुआ है, साफ सुथरा है, मतलब ठीक है ना, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, इस्त्री किए हुए हैं, कंपेयर टू एक शख्स जिसके बाल पूरे ऐसे बिखरे पड़े हैं, चेहरा जो है उसमें धूल मट्टी लगी हुई है, नींद से उठ के आ गया है, कपड़े इस्त्री नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज होगी, तो वो एक इम्पैक्ट तो देगा ना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन डोंट ओवरडू इट। मतलब एक पोजीशन है, आप 3-piece सूट पहन के चले गए, मतलब आप यू नीड टू कीप अ बैलेंस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर इंटरव्यू में जाए तो टाई लगा के जाए या कोट पहन के जाए, आप नॉर्मल भी जा सकते हैं, लेकिन ये भी ना हो कि जीन्स टी शर्ट में चले गए। मतलब थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। अनलेस कि आप गूगल में जा रहे हैं तो वो वहाँ पे शॉर्ट्स में भी चले जाए तो शायद हो सकता है दे वोंट माइंड। ठीक है ना, या हो सकता है वो कहे कि अच्छा यार ठीक है ये कूल है, ये आज की जनरेशन का ही हो, लेकिन जनरली स्पीकिंग यू हैव टू यू नो गुड ट्राउजर, शर्ट, डिसेंट किस्म का, बहुत भड़कीला ये नहीं। तो ड्रेस अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करें, ड्रेसिंग कैसी है, आप प्रेजेंटेबल नजर आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आप जैसे गए इंटरव्यू, अब जनरली होता ही है कि अगर इंटरव्यू हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं से एंटर होना है। ठीक है, तो आप उस पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे आ रहे हैं। मतलब एक शख्स है वो बिल्कुल ही आ रहा है, पुलिस वाले की तरह चल के आ रहा है, एक बिल्कुल ही ऐसे आ रहा है जैसे मतलब इट मैटर्स अ लॉट। मतलब देखिए इंटरव्यूअर जो है वो बैठा क्यों है, उसने ये देखना है कि यार ये बंदा राइट फिट है या नहीं, पर्सनैलिटी वाइज, तो वो हर चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि उस शख्स ने उस डिपार्टमेंट को और अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, तो वो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही मैटर करता है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी मैटर करता है, बहुत मेजर रोल प्ले करती है। मेजर रोल देखिए अब डिपेंड करता है, ये अगेन इंटरव्यू वी हैव टू इंटरव्यू और इवैल्यूएटर टू इवैल्यूएटर। कुछ लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं इन चीज़ों के अंदर कि कैसे आया है, मतलब एक फॉर्म हैंडशेक किया या नहीं किया, कोई फीमेल कैंडिडेट है या कोई फीमेल पैनल बैठा हुआ है तो आपने आगे कुछ यू डोंट नो, आपको नहीं पता है कि मतलब उनका क्या है, तो ये कुछ चीज़ों को आपने इनका भी ख्याल करना है। अगर कोई इंटरव्यू अब है तो आप करें, उनसे हेलो हाई करें, कॉन्फिडेंटली शेक हैंड करने की, मतलब हाथ बढ़ाए आगे शेक हैंड करने के लिए, क्योंकि ये आपका प्रेरोगेटिव, वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो। लेकिन तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि आप इवैल्यूएट करें, ये ना हो कि आगे से मतलब उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। अच्छा, ये भी बहुत सी बार हो सकता है वो ना करें, ट्रैक करने के लिए कि कितना पेशेंस लेवल है आपका। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ना उस वक्त मौके के हिसाब से जज करनी पड़ती है कि क्या मुझे करना चाहिए या मुझे कॉन्फिडेंटली हेलो सर कैसे करके, या आपने बैठ गए और आपने अपना इंटरव्यू शुरू किया। तो ये अब आप कुर्सी तक पहुंच गए, अब आपका जो है वो आएगा कि जी सवाल। ठीक है, अब ये नहीं करना आपने कि अरे यार पीछे खिड़की नजर आ रही है, अच्छा यार वो 12 बज रहे हैं, मुझे तो भी 12:30 बजे जाना है। ओके, अब आप जब इंटरव्यू के लिए आ गए ना तो यू आर हियर, पूरा फोकस 100%, लिसन टू एवरी वर्ड ऑफ यू नो वॉट एवर यू हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, ये नहीं है कि आपका दिमाग कहीं और है, आपने आधा सुना आधा नहीं सुना, क्योंकि उसके इंटरव्यू को तो पता चल जाएगा ना कि आप यहाँ आए या कहीं और है।
तो मेंटल फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल आपका जो है वो बॉडी का गेम। तो ये ना हो कि आपने ये मैं वो बता रहा हूँ कि आपको कौन सी अच्छी चीज़ें भी है और कौन सी नहीं भी करनी है, ये मैं दोनों चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ। अच्छा, फिर जवाब देना है तो अब होता ही है कि बहुत सी बार ना लोग प्रिपेयर करके जाते हैं कि यार ये सवाल होगा तो ये जवाब देंगे, ये सवाल होगा तो ये जवाब। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो सवाल है उसका ही जवाब देना है, एक दूसरे सवाल का जवाब नहीं देना है, क्योंकि ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी इवैल्यूएट करे कि जी ये इन्होंने सवाल क्या किया था और जवाब क्या दिया। तो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि किसी को भी ख्याल रखनी चाहिए। और जब इंटरव्यू ख़त्म हो तो आपने जो है थैंक्स कहना है। फिर अगेन आप जो है जब बाहर जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली जाए, उनसे ये पूछे कि जी कब तक आई कैन एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, ठीक है ना। और बहुत सी बार ये भी अच्छी चीज़ होती है अगर वो आपको मौका मिले कि जी अब आप अगर मुझे थोड़ा सा गाइड कर सके, व्हाट एग्जैक्टली वर यू लुकिंग फॉर नाउ दैट आई हैव गिवन द इंटरव्यू, सो दैट आई एम कॉन्शियस ऑफ फॉर माय फीडबैक फॉर फ्यूचर, इस तरह से। राइट, मतलब इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट को कुछ सवाल पूछने ज़रूर चाहिए। देखिए ज़रूर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पूछे तो अच्छा है। एंड इट ऑल्सो अगेन डिपेंड्स ऑन कि इंटरव्यूअर के पास टाइम कितना है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ये वो चीज़ें होती है, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना, जैसा मौका वैसी बात। बिल्कुल, एक आध सवाल तो कर ही लेना चाहिए, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने जो है वो अगले जो है इंटरव्यूअर जो है वो कितने मतलब मैं कहूँगा कि रिलक्टेंट है या कितने पॉजिटिव है आपको उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए। उसके बाद वो तो एक दो सवाल और कर लीजिए, मतलब ये, लेकिन ये मत कीजिएगा कि आप इंटरव्यू शुरू करें, वो एक फिर बात अलग निकल जाएगी। सही सर, एक और चीज़ ज़रा बताएं कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप जिस तरह आपने कहा कि कैंडिडेट्स एक पोजीशन के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो एक कैंडिडेट को किस तरह एज मिल सकता है बाकी कैंडिडेट से कि उनका इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस इजी हो जाए और वो मैनेजर उनको हायर कर ले। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक कैंडिडेट को एज प्रोवाइड कर सकती है बाकी डिफरेंट कैंडिडेट से? देखिए, जैसे अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कशन की कि एक तो आपकी सीवी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, दूसरी चीज़ कि आप कितने फोकस्ड है, आप कितने प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, एंड तीसरी कि कितने कॉन्फिडेंटली और एक्यूरेटली आप और रेलिवेंट किस्म के जवाब दे रहे हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट मैटर। परफेक्ट। सर इंटरव्यू के आखिर में ऐसा कहते हैं कि जैसे एज की बात निकली है, तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसा करते भी हैं कि इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद उस कंपनी को थैंक यू लेटर लिख के प्रोवाइड करते हैं। तो क्या ये एक्शंस है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा होता है, क्या ये मैटर करता है? जी, और ये करना भी चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी और ये एक अच्छा एक्शन होगा कि आपने, बिकॉज कि ये अगेन ये दोनों तरफ होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन पे भी ये इंपॉर्टेंट है कि जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करे, चाहे सिलेक्ट करे या ना करे, उनको कम्युनिकेट ज़रूर करें कि जी सॉरी बिकॉज ऑफ these reasons, या ना भी हो तो रीज़न एटलीस्ट कहे कि जी एट दिस पॉइंट इन टाइम यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड या यू हैव बीन सिलेक्टेड। तो ये इसी तरीके से एक कैंडिडेट को भी ये है कि जी थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, वो करे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, परफेक्ट। बल्कि इनफैक्ट बहुत सी बार होता ये है कि देखिए इट इज़ ऑलवेज नॉट सो ईजी टू रिस्पॉन्ड बैक। तो मैं तो ये कहूँगा कि थैंक यू कार्ड लेके जाए साथ, ठीक है। अच्छा, अब आपने इंटरव्यूअर का नाम पता तो चल ही गया होगा कि कौन बात करे। आप जाते हुए रिसेप्शन पे नाम लिखे, थैंक यू, सिर्फ थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, और रिसेप्शन पे ड्रॉप करके चले जाए कि जी प्लीज़ ये उनको दे दीजिए। ये टिप आपने आज दे दिया ना, ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से नई टिप है खैर मेरे लिए तो, और जो लोग सुन रहे हैं शायद उनको भी काफ़ी हेल्प आउट करेगी। तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड समथिंग इन दिस कन्वर्सेशन? देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी हम सिर्फ इंटरव्यू के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमने पूरा प्रोसेस कवर कर लिया फ्रॉम जॉब एडवर्टाइजमेंट, व्हाई द जॉब इज़ एडवर्टाइज, एंड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर टू अप्लाई फॉर दैट पोजीशन, व्हाट यू नीड टू लुक फॉर, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू take, that is to research the company, research the position, and that you do through your networking skills. Use your networking skills. The second step is how you apply, how important it is that you customize your resume, and it is not cluttered, it is clear, and it is it is in chronological order. ये ना हो कि एक मैं पहले बताना भूल गया कि आपने 2004 से काम करना शुरू किया है, तो आपने बताया 2020, 2004, 2010, फिर 2002,
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपका जो है ना CV होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 2004 से शुरू किया तो ऑलवेज इंश्योर कि अगर 2020 है तो 2020 इज ऑन टॉप एंड देन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, उल्टा करे तो भी उसको सही करे, ये ना हो कि 2004 फिर 6 फिर वापस 2 और फिर वो ये। तो CV इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमाइज, क्लियर, उसके अंदर क्लियरली कम्युनिकेट हो जाए एंड ये आपका फिर वहाँ पे चला गया। और हो सके तो जो पेपर यूज़ करे उसकी क्वालिटी पे फोकस करे, उसमें अगर कहीं पे डिफ्रेंशिएशन हो सके प्रोफेशनली तो वो करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप जो है इंटरव्यू के लिए जाते हैं, प्रेजेंटेबल होने चाहिए आप, ड्रेसिंग वाइज, अपीयरेंस वाइज कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जवाब दें आप। अटक अटक के बहुत सी बार लोग जो है ना वो बात करना शुरू कर दें, आप यूँ करके बैठ जाएंगे, जी वो एक्चुअली 1 मिनट दीजिएगा मैं यूँ, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने कॉन्फिडेंटली कहना है। देखिए एक चीज़ को याद रखिए, देयर इज नो मतलब एब्सोल्यूट रॉन्ग आंसर। ठीक है, आपका जो इवेल्युएट कर रहे हैं उनको पता है कि ये इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ है। और अगेन अगर आप अपने बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है तो दे वुड आल्सो नॉट एक्सपेक्ट यू टू हैव ऑल द राइट आंसर्स। तो वो इतनी तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे और लेवरेज देंगे, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चेक करेंगे कि कॉन्फिडेंस कितना है, कितने बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए आ जाए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, राइट सवाल का राइट जवाब और राइट टाइम के अंदर देना है, इसको खींचना नहीं है। एक सवाल का जवाब आप 2 से 3 मैक्सिमम 5 मिनट में दे, उससे ज़्यादा नहीं करना। सही, मतलब 5 मिनट भी बहुत हो गए। सही सर, एक इंटरव्यू एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने से पहले किस तरह प्रैक्टिस कर सकता है, इंटरव्यू की तैयारी किस तरह कर सकता है? देखिए दोनों चीज़ें, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अगर ये कर ले तो फिर तो नथिंग लाइक इट। अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो शीशे के सामने करें। बिल्कुल। और आप यकीन करें, मैंने अपने अर्ली स्टेजेस में ये किया हुआ है, मैं शीशे के सामने जो है वो बात कर रहा होता था। सर एक आखिरी सवाल इस कन्वर्सेशन का मुझे पूछना है कि जिस तरह HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हायर करती है कैंडिडेट्स को, पीपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में साथ लाने के लिए, वो हायर HR पीपल्स। ओके, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अगेन हायर की बात करें तो इट्स द सेम प्रोसेस एज फॉर एनी अदर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल अगर HR के अंदर, HR के हेड के अंडर में कोई पोजीशन है तो HR हेड वुड हायर ऑब्वियसली इंटरव्यू द कैंडिडेट अलोंग विद सम अदर डिपार्टमेंट हेड। अगेन दिस वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सम ऑर्गेनाइजेशंस only have one person interviewing, some organizations have 2 to 3 panel members interviewing for a position. If they are hiring for the HR head, obviously it is the senior leadership team then, whoever, if it's a CEO or CFO, whoever is running the company, they would interview the person for the HR head's position. Thank you Murtaza bhai for sharing your such wonderful insights and for sharing some wonderful tips. Some of the tips I just want to highlight, the paper tip or just the thank you card tip. It was just like I have personally heard it first time, and definitely it will help many other students to apply this strategy in any interview they are looking to crack. So thank you once again for giving your precious time throughout your routine. And, not at all. Thank you so much for the opportunity. ये अच्छी चीज़ है, मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है, मेरा मोटो भी है कि इफ़ यू वांट, इन ऑर्डर टू ग्रो यू नीड टू हेल्प अदर्स ग्रो। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है कि मेरी कोई भी बात किसी को भी फ़ायदा दे दे, जिससे किसी को जो है किसी जॉब के अंदर आसानी हो जाए या वो जॉब सिक्योर कर ले, तो ये अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल दी एंड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आपने सब्सक्राइब का बटन हिट नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, ताकि आपको मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।